हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किट थ्योरी के बारे में, जिसमें हम लोग परिपथ में जो है एसी करंट अगर जा रही तो उसकी शक्ति निकालने का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। फिर सर्किट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग जो है अगर मान लीजिए प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो, कुंडली जुड़ी हो और केवल धारिता जुड़ा हो, तो उसके सिरों पे कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब वही प्रत्यावर्ती विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, उसका समीकरण क्या होगा, धारा का समीकरण क्या होगा, इनमें कलांतर कितना होगा, ठीक, और इनका शक्ति गुणांक कितना होगा। तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति निकाल लेते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, पावर, और शक्ति गुणांक की डिफिनेशन हम लोग इसमें देंगे। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, जिसको हम लोग व्यय औसत शक्ति भी कह सकते हैं। व्यय औसत शक्ति, औसत शक्ति ही निकाला जाता है, ठीक। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति यानी कि व्यय औसत शक्ति हम निकालेंगे, है ना, कि कितनी औसत शक्ति, यानी कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र में हम औसत शक्ति की गणना करते हैं, मतलब माध्य शक्ति की गणना की जाती है, एवरेज लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग एवरेज कितना होगा, कितना औसत शक्ति व्यय होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके फार्मूलों को ड्राइव करेंगे और उसी में एक चीज निकल के आ जाएगी, शक्ति गुणांक क्या होता है। तो इसमें एक गुणांक इसके साथ लग के आएगा, कॉस फाई, जिसको हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक। तो चलिए लिखते हैं इसको। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा, विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा दी गई तात्कालिक शक्ति, दी गई तात्कालिक या तात्क्षणिक शक्ति परिपथ में धारा व वोल्टेज के यानी ईएमएफ के, परिपथ में धारा व विभवांतर के तात्कालिक मानों के, विभवांतर के तात्कालिक मानों के गुणनफल के, तात्कालिक मानों के गुणनफल के बराबर होती है ना, गुणनफल के बराबर होती है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
धारा व विभवांतर के तात्कालिक मान या ताक्षणिक मान क्रमशः, अब इसमें उनके मान क्रमशः मान लेते हैं, जैसे कि I का हम मान लो I sin ओमेगा t है, और इसका जो है E नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई। सॉरी। तो I नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ जो है फाई जो है जहाँ पे फाई I व E के बीच नियत कलांतर है। क्या है? कलांतर। ठीक। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में नियत कलांतर है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्कालिक या तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति क्या हो जाएगी? P बराबर V इंटू I, या इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी VI लिख रहे हैं, EI, और ये हो जाएगा EI साइन इन ओमेगा t इंटू I नॉट I नॉट साइन ओमेगा t, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक। तो किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा दी गई तात्कालिक शक्ति जो होती है, वो परिपथ में धारा और विभवांतर के तात्कालिक मानों के गुणनफल के बराबर होती है। धारा विभवांतर के तात्कालिक मान अगर ये हैं, फाई इन दोनों के बीच एक नियत कलांतर है। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसको चलते हैं। ठीक। चलिए, तो तात्कालिक शक्ति हो गया E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी साइन A प्लस बी, यही होगा ना, साइन A प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, जैसे साइन A प्लस बी का सूत्र होता है साइन A कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक। साइन A प्लस बी का यहाँ सूत्र लगा हुआ है, किसका? साइन A प्लस बी का। अब क्या करिए, साइन ओमेगा टी का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ई आई नॉट तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं? ये वाला फार्मूला आप जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी आधार पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे
तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। दो को कॉमन ले लीजिए अब, तो यहाँ हो जाएगा हाफ ई नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, मतलब ये कॉमन ले लिया गया है 1/2 को। हालांकि इसका तो सब में गुणा है, तो ये है बाहर, ऑलरेडी बाहर है, ये है ना। तो ये ऑलरेडी बाहर था, हमने 1/2 भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 1/2 से इसमें भाग दे दिया गया। तो जो चीज़ कॉमन ली जाती है उससे भाग देंगे, तो 1/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन और चाहे तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, हालांकि आप मैथमेटिकल प्रोसेस है ये, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे लिखना है। 2 ओमेगा टी कॉस फाई, इसको लिख सकते हैं 2 साइन है, साइन भी है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये सूत्र लगा, जैसे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो फार्मूला लगा। अब क्या करिए, यहाँ पे कास जो है उसका गुणा कर दीजिए अंदर, तो हो जाएगा हाफ ई नॉट आई नॉट, तो ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई है, और ये प्लस है साइन 2 ओमेगा टी टू साइन फाई। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये माइनस जब हो जाएगा, तो जब बीच में कास है, कास भी माइनस साइन है, साइन भी होता है, तो होता है कास ए प्लस बी का सूत्र होता है। किसका होता है? कॉस ए प्लस बी का। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ ई नॉट आई नॉट, तो यहाँ से कॉस फाई है, माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये जो फार्मूला बनेगा ये है कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई का। किसका बना? 2 ओमेगा टी। तो ये जो सूत्र है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस यहाँ प्लस है तो कॉस ए माइनस बी, अगर यहाँ माइनस है तो कॉस ए प्लस बी होता है। तो माइनस हमने बाहर ले लिया था, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो आप ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। जैसे ये वाली चीज़ हम लिख दिए, शुरू में जो हमने लिखा था दोनों का गुणा लिख दिए, लास्ट में हल करने पे आप भाई लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि बीच वाला आप छोड़ सकते हैं। ठीक, अब हमें जो यहाँ से स्पष्ट है कि जो पावर है वो टाइम के साथ लगातार बदलती रहती है, टाइम वेरिएबल है, तो एक स्थिर मान निकालना होगा। तो इसलिए हम इसका एक पूरे चक्र में इसका औसत मान निकालेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में। जैसे IRMS हमने निकाला था, क्योंकि I को कैलकुलेट करना संभव नहीं था, तो IRMS जो वैल्यू आई थी वो वही मान देती थी I का ही वो मान देती थी, जैसे हमने उसकी सार्थकता को बताया था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पावर जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी टाइम के साथ ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है।
एक पूरे चक्र में एक कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम जीरो ऐसे होती रहेगी। तो पार्टिकुलर इसकी जो एक नियत वैल्यू जो हम निकालेंगे तो वो क्या होगी, जो टाइम डिपेंडेंट ना हो एक तरह से। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक पूरे साइकिल के लिए औसत मान निकालेंगे। मतलब यहाँ लिख देते हैं कि स्पष्ट मतलब एक औसत शक्ति निकाली जाती है। तो स्पष्ट है कि तात्कालिक शक्ति जो है समय के साथ लगातार बदलती रहती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके आगे चलते हैं, ये याद होना चाहिए। चलिए मिटा दें इसको। ओके, अतः क्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए, अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए इसका क्या निकाला जाता है, औसत लिया जाता है चक्र में। मतलब औसत शक्ति यानी माध्य शक्ति की गणना की जाती है। औसत शक्ति की गणना की जाती है। औसत शक्ति की क्या की जाती है, गणना की जाती है। औसत निकालने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है ना। तो एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति क्या होगी, एक पूर्ण चक्र के लिए मतलब एक आवर्तकाल के लिए औसत शक्ति यानी कि पी एवरेज या पी क्या लिया जाता है, औसत शक्ति। हम लोग ऐसे करेंगे 0T/dt अपॉन 0T/dt, या इसी को आप लिखते हैं 1/T 0T/dt, पावर टाइम डिपेंडेंट। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं P एवरेज 1/T। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो हाफ E0 और I0 बाहर हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू तो T ही आएगी, और क्या क्या अंदर आएगा, 0 से T क्या था, cos फाई था माइनस cos 2ωt प्लस फाई ये और dt था। ठीक, अब इसी का इंटीग्रल करना है। तो dt के समय सापेक्ष करना है, तो जिसमें t रहेगा वही जो है उसी का होगा। cos फाई में तो t है नहीं, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि p एवरेज जो लेंगे तो 1/T हो जाएगा। और ये, या आप इसको यहाँ पे लिखिए, यहाँ ना लिखिए। चलिए, तो 1/2 E0 I0 T cos फाई रहेगा। t इसे गुणा करेंगे तो यहाँ dt होगा, तो dt का इंटीग्रल t हो जाता है, यहाँ t हो जाएगा माइनस। अब इसका cos का होता है प्लस में होता है, क्या होता है, साइन 2ωt प्लस फाई, और जो t के साथ लगा रहता है 2ω उससे भाग दे दिया जाता है, और फाई यहाँ कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट निकाल लेंगे 0 से t। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में आप ये सब लोग जानते हो, ठीक है ना।
कोई भी टाइम डिपेंडेंट वैल्यू होती तो उसका औसत ऐसे ही निकाला जाता है। तो हमने इसका इंटीग्रल किया, cos का होता है sin 2 ओमेगा टी प्लस 5, फिर जो t से लगा रहता है उससे भाग दे दिया जाता है, ठीक। और बाद में फाई का तो होता नहीं है, तो ये 0t। अब क्या है, लिमिट पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, p एवरेज हाफ e नॉट आई नॉट। असल में ये जगह कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं इसको, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या था, P एवरेज है हाफ E नॉट आई नॉट 1/T है। अब देखें यहाँ पे क्या था, 0t था, ओमेगा टी प्लस 5 था। अब t रखिए तो यहाँ पे t रखेंगे तो क्या आएगा, cos 5 कैपिटल T माइनस, यहाँ पे साइन है, साइन कोस में 2 ओमेगा कैपिटल T और 5 तो है नहीं, 2 ओमेगा रहेगा, ठीक। अब आगे आइए, यहाँ पे माइनस होता है, अब 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसमें 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, पूरी चीज़ बचेगा साइन 5, माइनस में देखें ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब लिमिट ले एक तो हो गया माइनस करके, तो जब ये माइनस होगा तो आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन 5 हो जाएगा और 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक। ये चीज है। अब t की वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 2 पाई अपान ओमेगा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ e नॉट आई नॉट 1/T cos 5, यहाँ t रहने दीजिए माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 ओमेगा 2 पाई अपान ओमेगा बटे 2 ओमेगा प्लस 5 प्लस साइन 5, 2 ओमेगा, यहाँ तो t है ही नहीं है तो ओमेगा से ओमेगा कट गया। अब देखिए यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस साइन 4 पाई प्लस 5, तो ये चीज़ जानते हैं कि साइन 4 पाई प्लस 5 जो बराबर होता है वो साइन 5 होता है ना। जैसे 2 पाई साइन 5 होता है, जैसे यहाँ 4 पाई है, 2 पाई है, पाई है, तो ये क्या हो जाता है, ये साइन 5 के बराबर होता है ना। ये फार्मूला है कि साइन 4 पाई प्लस 5 हो तो ये साइन 5 के, 4 पाई का मतलब होता है कितना अंश हो गया, 180 होता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 प्लस 5। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो 540 प्लस 5 अगर साइन करेंगे तो ये निकल करके क्या आ जाएगा, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग 180 प्लस 4 लिखेंगे ना, साइन है ये 4, 180 प्लस 5 करेंगे तो 180 साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना। साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। साइन
180 में साइन का साइन होता है, कास का कास होता है, टेन का टेन होता है, और 360 वाले में, और 90 और 270 वाले में जो है बदलता है। तो इसलिए साइन 4 पाई का मतलब होता है 4 गुणे 180 प्लस थीटा, मतलब साइन फाई, है ना। तो जब हम यहाँ पे पूरा साइन फाई रखेंगे तो ये माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, तो हमारा जो निकल के आएगा ये जो है, आप उसमें देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो पी एवरेज था, तो पी एवरेज जो आएगा वो हाफ ई नॉट आई नॉट 1/t, और ये सारी चीज़ें कट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा cos फाई इंटू टी, टी से टी कट गया, तो निकल के क्या आया एवरेज, ई नॉट आई नॉट cos फाई। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ई नॉट √2 इंटू आई नॉट √2। देखिए √2 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा cos फाई, यानी कि जो पी एवरेज निकल के आया वो ये आया IRMS ERMS cos फाई, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 180 प्लस फाई जो होता है वो साइन फाई होता है। अब 180 का कितना मल्टीपल हो जाए, 2 से गुणा हो जाए, 3 गुणा हो जाए, 4 5 6 ऐसे आता जाएगा, तो भी यही होगा। ठीक, तो हमारा मेन फार्मूला ये है, इसे याद रखना। अब इसमें हम लोग क्या इसी चीज को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये मिलेगा साइन 2 to 4 पाई प्लस फाई है, ओमेगा तो कट गया, इसी को साइन फाई लिखते हैं, तो साइन फाई बटे 2 ओमेगा माइनस में है, और साइन फाई बटे 2 ओमेगा प्लस में है, कट जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि प्रत्यावर्ती विभव धारा के अगर ये दोनों मान नियत हैं, IRMS ERMS का मान अगर नियत है प्रत्यावर्ती विभव धारा का, तो परिपथ में वेग शक्ति का मान किस पे डिपेंड करेगा, cos फाई पर निर्भर करता है। इसे cos फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा व विभव के वर्ग माध्य मूल मान के नियत रहने पर, क्या है, नियत रहने पर व्यय शक्ति का मान जो है, व्यय शक्ति का मान किस पर निर्भर करता है, cos फाई पर निर्भर करता है, cos फाई के मान पर निर्भर करता है। ठीक, अतः cos फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। अतः cos फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पावर कहते हैं। ठीक ना, शक्ति गुणांक को क्या कहते हैं, cos फाई। तो एवरेज शक्ति का ये सूत्र होता है, तो इस पर डिपेंड करती है एवरेज शक्ति। IRMS ERMS एवरेज वैल्यू देखा जाता है, जैसे कि एवरेज ERMS करंट को माना जाता है। AC करंट में जो
सार्थकता IRMS ERMS के होती है, इसीलिए शक्ति की सार्थकता IRMS ERMS cos फाई पे डिपेंड करती है। अगर दोनों ये वैल्यू नहीं चेंज हो रहे हैं तो जो शक्ति परिपथ में इस पर डिपेंड करेगी, इसीलिए इसको हम लोग परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति का गुणांक, देखिए ये पावर होता है ना, पावर V/I, इसके साथ ही गुणा है ना, इसीलिए शक्ति का गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं उसमें सर्किट थ्योरी में एक प्रश्न लिख लेते हैं और उसी प्रश्न का सब में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मेन जो सूत्र है वो याद रखिएगा। शक्ति गुणांक cos फाई को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। औसत शक्ति क्या होती है? IRMS ERMS cos फाई। ठीक है ना? तो एक प्रश्न है, उसके आधार पे हम लोग जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो क्या होगा, अगर इंडक्टर हो क्या होगा, कैपेसिटर हो तो क्या होगा, तो हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, उस सर्किट का हम लोग आंसर देंगे उसी का था। तो लिखेंगे कि विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ में, क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा के बीच कलांतर, विभव तथा धारा के बीच कलांतर, यानी हमें पहली बात है कि इनके बीच जो विभव का इक्वेशन होगा और जो धारा का इक्वेशन होगा, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है, उनके बीच पहला कलांतर क्या है। दूसरी चीज़ कैलकुलेट करेंगे शक्ति गुणांक क्या है, सब में शक्ति गुणांक क्या है। फिर कैलकुलेट करेंगे व्यय शक्ति, जो जिसमें होगा वही कैलकुलेट करेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। व्यय शक्ति यानी एवरेज पावर, शक्ति गुणांक का मतलब cos फाई। प्रतिघात, रिएक्टेंस जिसको कहते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। प्रतिघात, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, है ना। तो प्रतिघात कब आएगी? जब परिपथ में L होगा, C अकेले अकेले होगा। जब अगर कॉम्बिनेशन में होंगे तो प्रतिबाधा आएगी, है ना। का सूत्र और फिर इनके समीकरण तथा प्रत्यावर्ती विभव और धारा का समीकरण लिखिए, तथा प्रत्यावर्ती विभव व धारा के समीकरण लिखें। एक चीज और हो सकता है कि उनके जो है टाइम के साथ उसका वक्र भी खींचने के लिए दे सकता है। कला चित्र यानी फेजर डायग्राम भी दे सकता है खींचने के लिए। वेव के रूप में उसको दे सकता है, साइन कर्व जिसको कहते हैं, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं। बाद में जो फेजर डायग्राम हुआ, वेव फॉर्म में उसका डायग्राम क्या होगा, यानी कि साइन कर्व के बारे में के रूप में, क्योंकि जो इनके जो फार्मूले हैं वो साइन कर्व, इसमें अगर वक्र खींचा जाए टाइम के साथ धारा में या विभवांतर में तो साइन कर्व आता है, वेव फॉर्म में अगर खींचा जाए तो। और एक सिंपल डायग्राम खींचेंगे जिसको कला चित्र या फेजर डायग्राम कहा जाता है, उसको खींचेंगे, ठीक। और फिर इनके उस टाइप के समीकरण लिखेंगे कि अगर हम प्रतिरोध है तो विभव का क्या समीकरण होगा, धारा क्या होगा। अगर केवल
कुंडली है, मतलब प्रेरकत्व है, तो इन दोनों के समीकरण क्या होंगे, शक्ति गुणांक, व्यय शक्ति, प्रतिघात, प्रतिबाधा क्या क्या होंगे। ठीक, फिर उनके जो है डायग्राम क्या होंगे, है ना, वेव फॉर्म में उनके डायग्राम क्या होंगे, तो ये चीज़ जो हम लोग देखेंगे। चलिए, तो पहले क्या है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, पहला है इसमें कंडीशन कि जब परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो। ये परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो। ठीक है, अभी 1 मिनट। क्या है, परिपथ में केवल शुद्ध क्या हो, प्रतिरोध हो। चलिए, ठीक है। तो यानी कि अब है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ माने प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें केवल क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है, यानी कि केवल क्या है, ये है, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। ठीक, और ये R है। अब मान लीजिए किसी क्षण पे इसमें करंट तो बदलती रहती है, एक बार इधर जाएगी एक बार इधर जाएगी, तो हम एक किसी क्षण मान लेते हैं कि करंट I जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, मतलब ये पॉजिटिव सिरा करंट, फिर ये आधे चक्र के बाद उलट जाती है क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत है। तो क्या है कि करंट इसमें जा रही है, तो यहाँ पे एक विभव जनरेट होगा इसके सिरों पे, जिसको हम मान लेते हैं ER है, जिसको हम लोग IR भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, IR। तो यहाँ किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, यानी हम सर्किट डायग्राम देखेंगे तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के सेकंड नियम से क्या होता है, यहाँ से चलते हैं, ये हमारा क्या लगा हुआ है, E0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम चलेंगे इस डायरेक्शन में यहाँ से, और यहाँ आएंगे तो हम लोग क्या है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो इसका गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। तो E माइनस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या E बराबर हो जाएगा IR, या इसको हम इस तरह लिखें साइन ओमेगा t, और I को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR, है ना, और या लिख सकते हैं E0 R साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे करंट का जो इक्वेशन, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा t। ठीक, तो यहाँ से I0 जो है वो E0 R है। तो देख रहे हैं कि दोनों का जो है इक्वेशन सेम आ रहा है, ये भी सेम वही है जो ये है, कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो इसके सिरों पर एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा, मतलब ये जाके इस पे स्थापित हो जाएगा, ER जिसको कहते हैं, है ना, आप इसको ER ही लिख सकते हैं, ये जो प्रेरित होगा। IR जहां हमने लिखा है वो ER है, तो ER बराबर क्या हो जाएगा, IR, तो हमने IR ही लिखा है वहां पे। तो जहां पे I0 है वो E0 अपान R के बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का समीकरण जो है वो प्रत्यावर्ती विभवांतर का समीकरण वही है, और करंट का भी वही समीकरण मिल रहा है। हालांकि करंट की वैल्यू जो I0 होगी वो कुछ कम होगी E0 से, क्योंकि इसमें
ई नॉट में हमने आर से भाग दिया तो ये इससे कुछ कम मैग्नीट्यूड की होगी, लेकिन इन दोनों का कला सेम है, मतलब है कि साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ जीरो होंगे, ठीक, साथ साथ नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होंगे। ये इसको कला बोला जाता है, दोनों का सेम है। तो जब दोनों का सेम है तो इसमें कलांतर जो फाई है वो क्या है, जीरो। तो हमें क्या क्या पता करना था, लास्ट वाला हमें मिल गया कि विभव और धारा के समीकरण, तो हमने विभव और धारा का समीकरण लिख लिया, ठीक है। पहली चीज पूछा है कलांतर, तो कलांतर तो इसमें जीरो हो जाएगा, कलांतर फाई क्या है दोनों में, जीरो। दोनों के समीकरण में कला में क्या अंतर है, वो जीरो। दूसरी चीज शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक किसको कहते हैं, शक्ति गुणांक कहा जाता है कास फाई को। तो फाई बराबर जीरो है तो कास जीरो का मतलब वन, यानी कि शक्ति गुणांक कास फाई बराबर वन होती है अधिकतम। कास फाई का मान वन है तो इसका मतलब अधिकतम है। व्यय शक्ति, व्यय शक्ति मतलब वही एवरेज, तो होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कास फाई। तो कास फाई की वैल्यू वन होती है तो क्या आ जाएगी, ई आर एम एस आई आर एम एस। ये भी पी एवरेज होगी, ये भी मैक्सिमम होती है, ठीक। कास फाई वन, कलांतर जीरो और समीकरण ये हो गया। तो जो जो चीज इसमें पूछा है, प्रतिभात इसमें होगा नहीं, प्रतिबाधा इसमें होगा नहीं, केवल प्रतिरोध है, तो ये सब नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ये प्रतिरोध है। धारा के मार्ग में ये जो रुकावट पैदा करता है इसे क्यों प्रतिरोध कहते हैं। जब यल आएगा तब प्रतिघात मिलेगा, सी आएगा तो प्रतिघात मिलेगा, जब आर के साथ यल सी आएंगे तब प्रतिबाधा मिलेगा। अब इनको केवल इसका डायग्राम देखना है वेव फॉर्म में, तरंग रूप में, ठीक। और एक सिंपल जिसको फेजर डायग्राम कहते हैं वो से, तो चलिए वो देख लेते हैं जल्दी से, है ना। मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पावर का भी साथ साथ में देखें, यहाँ पे पावर क्या है, कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, कास फाई का मान वन है तो पावर नियत हो गई, क्योंकि आई आर एम एस ई आर एम एस मान लीजिए कांस्टेंट है तो ये पावर भी कांस्टेंट है, समय के साथ नो चेंज। यहाँ पे टाइम है ही नहीं है तो समय के साथ बदल नहीं रहा, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, पहले फेजर डायग्राम देख लेते हैं। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं कि एक्स, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है कि फेजर डायग्राम में इसे जो है हम लोग, ये जो एरो होता है इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं और ये एंगल ओमेगा टी बनाता है, ठीक। और इसका जो वाई अक्ष पे प्रोजेक्शन होता है, मतलब इसका जो घटक इस डायरेक्शन में होता है, ये इसे हम लोग कहेंगे पी जीरो साइन ओमेगा टी। भाई इधर कॉस ओमेगा टी होगा, इधर साइन, तो इसको ई नॉट कहते हैं। और करंट की वैल्यू जो होती है ये उससे भी कम होती है, क्या होती है, कम। तो थोड़ा सा कम होगी तो ये ई नॉट आई नॉट की वैल्यू यहाँ होगी, तो इसका इस टाइप, इसका जब प्रोजेक्शन यहाँ लेंगे तो इसे लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी और इसे कहेंगे आई, ठीक। इसका इस दिशा में घटक लंबवत यही साइन होगा ना, ई का इसमें ई नॉट कास ओमेगा टी, आई नॉट साइन कास ओमेगा टी। तो हमें जो तात्कालिक मान मिलेगा, जैसे जो पीक वैल्यू होगी, ये जो है शिखर मान, इस तरह से दिखाते हैं। ये क्या है, शिखर मान है और ये ताक्षणिक मान है।
तात्क्षणिक या तात्कालिक मान। तो तात्कालिक मान जो है वो शिखर मान का क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है। तो देख रहे हैं कि दोनों ई आई सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना। अगर इसको सिंपल देखा जाए तो इस तरह से ये एक तरह से ये ई है और करंट भी इधर है, सिंपल अगर देखा जाए तो ये फेजर डायग्राम हो गया है ना, दोनों एक डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे देखिए ये है, थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा आगे है, यानी इनके बीच कालांतर 0 होता है। मतलब ये साथ साथ मैक्सिमम साथ साथ मिनिमम होते हैं। अब तरंग के रूप में अगर वेव फॉर्म में इसको देखा जाए तो टाइम के साथ इधर टी हो जाएगा और इधर जो है तीनों हम ले रहे हैं, ई आई और ई तात्क्षणिक। ई तो एवरेज वैल्यू यहाँ रहेगी, ई तो टाइम के साथ कांस्टेंट है, वो तो बदल नहीं रहा है। ये दोनों ई और आई टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि दोनों का समीकरण क्या है, ये है साइन ओमेगा टी है ना, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों टाइम पे डिपेंड है, दोनों समय के साथ बदलेंगे। इसके फार्मूले में टाइम नहीं आया जो हमने निकाला। अब दोनों साथ साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों साथ साथ मिनिमम होंगे। तो इस डायरेक्शन में देखें, ये इस तरह से इसका डायग्राम होगा। तो करंट को भी एक डॉट डॉट से दिखा देते हैं, ये भी क्या है, थोड़ा सा नीचे रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो आई नॉट आया है वो ई नॉट में जब आर से हमने भाग देखा तब तो इसकी वैल्यू थोड़ा कम होगी है ना। तो इसको थोड़ा सा स्लो दिखाएंगे नीचा, ठीक। तो इसको कहेंगे कि ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन कर्व है ये, और ये है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे पी भी बताना है। तो पी जो है वो कांस्टेंट है, उसके लिए एक सीधी रेखा आएगी ऐसे, ये क्या है, पी एवरेज वैल्यू है या पी है, ठीक। और यहाँ पे ई जो है ई 0 साइन ओमेगा टी आएगा और इसके लिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से वेव फॉर्म में इसको साइन कर्व के रूप में इसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कि अगर परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो तो इनके समीकरण क्या होंगे, औसत शक्ति क्या होगी, का शक्ति गुणांक क्या होगा, कलांतर क्या होंगे, वो चीज अब हमको आगे देखना है, ठीक है। चलिए, कई डायग्राम आएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए, दूसरा है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध क्या हो, प्रेरकत्व हो यानी यल हो, तो भी सारी वैल्यू कैलकुलेट करना। जब से ही प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती विभवांतर के साथ अगर कोई कुंडली जोड़ते हैं तो इसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल डेवलप हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन जो होती है मेन करंट का मतलब विरोध करता है ना। इस तरह से डेवलपिंग हो जाती है जिसको हम लोग ईएल कहते हैं।
मान लीजिए किसी क्षण जब ये पॉजिटिव होता है तो करंट, मान लीजिए इस करंट ऐसे बह रही है, ठीक है। अब हमें इस, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत है हमारा विभव का, विभव लगाएगा विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर, तो इसके सिरों पर भी एक विभवांतर डेवलप हो जाता है। अब हमको आई और ई के हमें इक्वेशन लिखना है कि कौन कला में आगे है पीछे है ना। तो हमें यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड नियम लगाना पड़ेगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, अब देखिए ये जो है ई है, क्योंकि पॉजिटिव माइनस है, यानी हम इधर से चल रहे हैं, अगर इस, तो ये इधर मान लीजिए किसी क्षण ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन इधर जा रहे हैं तो ये देखिए प्लस पे पहुंच रहे हैं, बाद में माइनस है। यानी कि ये जो डेवलपिंग जो होती है इसमें, वो माइनस, या ये जो होता है यहाँ पे वो होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो इसको हम लोग माइनस पहुंच रहे हैं तो ई एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, या ई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0, या ई बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें डी आई चाहिए, तो डी आई बराबर हो जाएगा ई बटे एल डी टी। डी आई बराबर ई बटे एल क्या हो जाएगा, डी टी। अब ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डी आई 1/L, इसे हम लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी टू डी टी। अब दोनों ओर से इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल करेंगे, यहाँ तो ये आई आ जाएगा, ई नॉट बाहर हो जाएगा, ई नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी। अब माइनस बाहर हो जाएगा, आई बराबर माइनस ई नॉट ओमेगा एल कास ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई माइनस ई नॉट ओमेगा एल, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। चूंकि अब ओमेगा टी निगेटिव हो नहीं सकता, इसे इधर रहना चाहिए, तो अब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हुई, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, π/2। अब यहाँ पे क्या है कि ई नॉट ओमेगा एल, इसको हम लोग अभी लिखेंगे क्या है, जिसको हम लोग एक्सेल कहते हैं, ओमेगा एल को अब लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और इसी चीज को पूरा हम लोग क्या लिखते हैं, वो आई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये करंट का इक्वेशन आ गया, जहाँ पे जो एक्सेल है वो ओमेगा एल है, इसी को हम प्रतिघात कहते हैं, और आई नॉट जो है वो ई नॉट बटे एक्सेल है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, उसे एक्सेल से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसकी डिफिनेशन हम लोग देते हैं। ठीक,
ठीक। तो इसमें क्या है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, ठीक, तो क्या करेंगे, जब प्रत्यावर्ती विभव स्रोत इसके साथ लगाएंगे तो किसी क्षण मतलब करंट इस डायरेक्शन में बहेगी तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो इसका अपोज करता है ना। यल क्या करता है, परिवर्तन का विरोध। तो एक पॉजिटिव सिरा इधर हो जानी, ये माइनस एल डी आई अपन डी टी आप लोग पढ़ चुके हैं, यल बराबर। अब यहाँ पे हमने किरचॉफ लॉ लगाया तो ये चीज़ आया, फिर हमने यहाँ से डी आई किया, ये फिर दोनों डी आई से आई प्राप्त करना है तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर देने पे ये आया। फिर हमें कास को साइन फॉर्म में लाना है क्योंकि ये साइन फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं, लेकिन ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब जानते हैं कि साइन अगर माइनस थीटा हो तो इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो ऑलरेडी पहले से माइनस था, ये माइनस प्लस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे हम लोग आई नॉट कहते हैं और एक्सेल कहते हैं, ये बाद में अभी समझा जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्या क्या निकालना, पहले कलांतर, शक्ति गुणांक, फिर औसत शक्ति 6, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे एक्सेल, ओमेगा एल, ठीक। बाकी और भी चीजें आगे हैं उसमें हम चर्चा करते हैं, ठीक। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हमने यहाँ पे देखा, अभी हमें डायग्राम, फेजर डायग्राम, वेव फॉर्म में डायग्राम, तरंग रूप में जो ज्या वक्र कहते हैं, साइन कर, वो भी खींचना है। तो पहली बात तो जो हमें समीकरण मिला इसके, ये मिल गए। ई का था ई साइन ओमेगा टी, तो आई का मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, मतलब ये कला में जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा है, लैग बिहाइंड हो रहा है, ठीक। ये कला में क्या है, 90 डिग्री पीछे, या कह लीजिए कि ये कला में 90 डिग्री आगे है, ये पीछे है तो ये आगे। अगर आई को हम ऐसे लिखें साइन ओमेगा टी, तो इसको ये लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब ये कला में पीछे है, इसका मतलब ये 90 डिग्री आगे है, तो ये भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, पहली बात चाहिए कि इसमें कलांतर, कलांतर जो होता है उसे हम लोग फाई से दिखाते हैं। तो देखिए कलांतर दोनों में, कला में कितना अंतर है, पाई/2 का, पाई/2 या मतलब 90 डिग्री का। तो कला में 90 डिग्री का अंतर है, ये दोनों में अंतर देखा जाए तो 90 अंश का, तो कलांतर 90 डिग्री होता है, यानी कि करंट कला में 90 डिग्री पीछे से चलेगी, मानी पोजीशन जो उसकी बताएंगे हम पाई/2 पीछे बताएंगे, या इसको पाई/2 से आगे बताएंगे। दूसरी चीज इसमें क्या थी, दूसरी चीज इसमें थी, ये कह सकते हैं कि विभव कला में धारा से पाई/2 आगे है, या धारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभव धारा से कला में पाई/2 आगे है, या धारा विभव से कला में पाई/2 पीछे है, दोनों बात लिख सकते हैं। अब है शक्ति गुणांक की बात करेंगे, दूसरा है शक्ति गुणांक, अभी हमने निकाला था शक्ति गुणांक, जिसको हम लोग कास फाई कहते हैं। तो जो कि ये फाई की वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यानी कि ये कास पाई/2 है, जिसको क्या कहेंगे 0, मतलब में शक्ति गुणांक 0 होता है,
तो जब शक्ति गुणांक 0 होगा तो व्यय शक्ति भी 0 हो जाएगी, व्यय शक्ति भी 0 हो जाएगी। तीसरी चीज क्या हमने निकाला था, व्यय शक्ति या औसत शक्ति। तो औसत शक्ति क्या होती थी, ERMS IRMS cos फाई। तो ये क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि cos फाई इक्वल टू क्या है, 0। कलांतर 90 डिग्री, शक्ति गुणांक 0, औसत शक्ति, मतलब इसमें शक्ति क्षय होता नहीं है। अब हम लोग बात कर लें, जो हमने ओमेगा एल को एक्सएल लिखा था, वो भी एक तरह का प्रतिरोध है। जैसे आर प्रतिरोध है ना, तो उसी तरह से ये भी एक तरह से प्रतिरोध है। तो अब इसमें देखिए प्रतिघात आ गया, प्रतिबाधा तो अभी बाद में आएगा। तो प्रतिरोध अब तक हमने नाम सुना था, अब आ गया प्रतिघात, जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। तो ये कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाए गए प्रतिरोध को ना लिखेंगे, कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाए गए प्रतिरोध को कुंडली मतलब वही प्रेरकत्व द्वारा ना, कुंडली वो भी फिगर में बनाया था हमने। कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाए गए प्रतिरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, XL से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने देखा था कि XL बराबर क्या आया था, ओमेगा L, पीछे हमने लिखा था ना, और I नॉट को E नॉट बटे XL या ओमेगा L लिखा था हमने। अब यहां से एक चीज और हो गया, ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2πfL। F क्या फ्रीक्वेंसी है, प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। पर सेकंड कितने साइकिल किए, कितने चक्कर किए, तो फ्रीक्वेंसी है, जो कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है। यल क्या है, अब जान रहे हैं, ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहा जाता है, और यल क्या है, प्रेरकत्व है, जिसका मात्रक क्या होता है, हेनरी हो। तो इसे ओम भी कहा जाता है। इसकी मात्रक क्या होता है, जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसी तरह इसका भी मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए। अब एक चीज और है कि जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा के लिए क्या होता है, F होता ही नहीं, वो F0 होता, वो डायरेक्शन नहीं चेंज करती है, साइकिल नहीं बनाती है, मतलब वो अपनी दिशा को चेंज नहीं करती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में बहती है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो है दिस धारा के लिए F क्या होता है, 0। तो जब 0 होगा तो उसमें प्रतिघात पैदा ही नहीं होता, तो उसके लिए क्या होता है, ये 0 होता है। ठीक है, और अगर हम तात्क्षणिक करंट की बात करें तो हमारा ये EL होगा और यहाँ पे XL होगा, है ना। तो EL की बात करें तो IXL होगा, या यही I ओमेगा हो। I नॉट की बात करें, जो हमने वहाँ लिखा था, वो भी E नॉट XL। तो इस चीज़ों को आप लोग थोड़ा याद रखिए। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं इनका। ठीक है, पावर तो 0 है, तो ग्राफ में तो आएगा नहीं। फिर इनके ग्राफ जो है, फेजर डायग्राम के ग्राफ क्या होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक, फिर हम देख लेते हैं कि XL और F में ग्राफ क्या है।
या एक्सएल ओमेगा में ग्राफ क्या है, ये दोनों क्या है, एक्सएल एफ क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो सीधा ग्राफ आएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि एक्सएल जो था 2πfl, तो अगर हम ग्राफ खींचें इधर एफ में और इधर एक्सएल हो तो एक समानुपात का निशान, या यल के साथ भी खींचें तो यल जैसे ये दोनों को समानुपाती होगा तो यल के भी होगा। अब हम फेजर डायग्राम का मतलब है कि जैसे कि इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ में जो ये एरो को हम लोग क्या करते हैं, शिखर वैल्यू से दिखाते हैं, और ये मान लीजिए ओमेगा टी है। अब ये है कि इसमें करंट जो है वो 90 डिग्री से पीछे है, तो करंट का जो होगा इससे 90 डिग्री सीधे इधर आएगा, तो आई नॉट यहाँ से π/2 पीछे। ठीक, तो करंट का ये होगा डायग्राम, ई नॉट कह लीजिए, या आई की वैल्यू इधर आएगी। या इसको और सिंपल दिखाएं तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है आई, तो ये 90 यानी π/2 क्या होता है, ई होता है। या आप इसको ऐसे दिखा लीजिए कि अगर हम इसको हम ई से दिखाते हैं तो करंट जो है पीछे है, करंट पीछे होती है, तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं π/2। ठीक, अब इसका वेव डायग्राम देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, वेव डायग्राम देख लेते हैं दो इसके। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आगे है, यहाँ पे क्या है, ये से ये पीछे है, तो कोई भी भाषा बोल सकते, या तो ये करंट से कला में π/2 आगे होगा, या ये कह लीजिए कि धारा π/2 पीछे। ठीक, चलिए अब चलिए दो दिखाते हैं। पहला ये रहेगा, इधर ई आई और पी रहेगा, तो पी तो 0 है इस डायरेक्शन में, और इधर टाइम टी के साथ। अब देखिए जो इक्वेशन हमारा है वो है, एक पहला ये है, मान लीजिए कि आई जो है पीछे थी, ओमेगा टी माइनस π/2, और ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए टी अगर 0 टाइम टी पर 0 पे तो ई 0 होगा, यहीं से शुरू होगा, लेकिन जब टी 0 करेंगे तो है तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस, तो साइन माइनस π/2 का मान 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो -1 मतलब निगेटिव आएगा, निगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि निगेटिव होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। -π/2 है तो 0 होगा, 0 समय पे, यानी कि ये वाली जो है शुरू होगी, जो ई वाली शुरू होगी 0 से, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा, ऐसे टाइम के साथ। लेकिन करंट पीछे है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल t/4 होता है, तो इसमें एंगल की बात करें तो π/2 यही होता है। इसका मतलब है कि
जब ये मैक्सिमम होगा तब ये 0 होगा, है ना। देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है ना, 1 है ना, तब ये 0 है। तो जब ये 0 है तो उस वक्त करंट यहाँ पे है, मान लीजिए मैक्सिमम है ना। और जब करंट 0 होगी तब ये मैक्सिमम होगा, ठीक। तो यानी कि धारा का जो है यहाँ से शुरू होगा, धारा का कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि जब ये यहाँ पे 0 है तो ये यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, करंट यहाँ पे क्या रहेगी, मैक्सिमम। और यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे वो 0 रहेगी, है ना। करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। तो अब यहाँ पे ये देखिए करंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है तो करंट यहाँ पे 0 रहेगी, ऐसे। तो ये चीज डॉट डॉट रहेगी तब पता चलेगा ना। तो उसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे वो ऐसे, है ना। अब इसमें देख रहे हैं कि जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, जब ये करंट 0 है तो ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तो वो 0, ठीक। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा E बराबर E साइन ओमेगा टी, और इसका जो हो जाएगा आई करंट के लिए है यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 कॉलम में। एक इसका ये भी हो सकता है, दूसरा वाला अगर मान लेते हैं कि इस ये आगे हो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा, ये आगे है तो आई का ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, टी बराबर 0 पे ये यहाँ से शुरू होगी। तो ये डायग्राम अगर हम चाहें तो टी के साथ इधर भी हो सकता है। और पावर का तो यहाँ पे 0 है, पावर यहाँ पे क्या है, 0, उसका ग्राफ ही नहीं होगा। तो ई आई और पी का ग्राफ अगर खींचा जाए तो देखिए अब इस समय करंट यहाँ 0 से शुरू होगी तो ये ऐसे आएगी, है ना। लेकिन ये π/2 आगे है, मतलब कहने का मतलब है कि जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम इधर प्लस में आएगा और ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ जाके 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जा करके वो मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, जी। यहाँ पे देखिए जा करके 0 है तो वो मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिए ये 0 है तो ये करंट मैक्सिमम है, तो ये आगे चल रहा है, ठीक। तो अगर इसका इक्वेशन लिखें तो ये लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और इसका लिखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो इस ग्राफ को लिख लीजिए, और यहाँ पे पावर क्या है, 0, एवरेज पावर 0, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं उस तरफ जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो। जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
तीसरा हमारा जो है सर्किट थ्योरी में आएगा कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, मतलब C है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ विभवांतर विभव जो है ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट किसी क्षण मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है I, तो ये मान लीजिए प्लस है प्लस और ये माइनस है। तो अब हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अभी किसी क्षण की बात कर रहे हैं, ठीक, टाइम की, मतलब है कि ये भी तो करंट की डायरेक्शन बदलता रहता है ना, एक बार ये प्लस ये माइनस, तो एक बार ये प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इसीलिए ये AC करंट को जाने देता है, DC को नहीं जाने देता, क्योंकि एक बार जब चार्ज हो जाता है तो DC का बहना बंद हो जाता है, ठीक ना। तो अब क्या है कि इसके सिरों पर एक भी विभवांतर डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग, ये C है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं EC है ना, या इसको हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी आगे देखा जाएगा। तो जब हम किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे किरचॉफ के नियम से, तो देखिए इसे E कहते हैं। E जब हम पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचते हैं तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस पे पहुंचते तो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग EC कह ले रहे हैं, इक्वल टू 0, यानी E बराबर हो जाता है EC। E बराबर क्या हो जाता है EC। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो विभव होता है उसको हम लोग Q/C कहते हैं। अगर इस पे चार्ज Q है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं Q/C। जो EC है वो क्या आ जाएगा Q/C। तो E बराबर EC हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं Q/C। इस पे जो चार्ज उस क्षण डेवलप हुआ उसे मान लेते हैं Q है कि नहीं। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर Q/C होता है या Q बराबर CB होता है, तो ये विभवांतर जो डेवलप होता है उसी को हम EC मान लिए, ठीक। किरचॉफ का नियम लगा लिए। आप सेकंड किरचॉफ का नियम अच्छे से जानते हैं क्या होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा Q बराबर EC। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, Q को आप लिख सकते हैं DI/dt, और C रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा t। क्यों Q बराबर नहीं Q बराबर DI/dt कहाँ होता, सॉरी Q को ये Q ही रहने दीजिए। अब इसको क्या करिए ना, डिफरेंशियल कर दीजिए t के सापेक्ष। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे dQ/dt। C E0 कांस्टेंट है, बाहर हो जाए, साइन का हो जाता है डिफरेंशियल cos ओमेगा t, और ओमेगा t का होता है ओमेगा, और dQ/dt को हम लोग क्या लिखते हैं I, तो हो जाता है C E0 ओमेगा cos ओमेगा t। अब इसे साइन के फॉर्म में लिखना है, इसे किसके फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में। तो जानते हैं कि ये दोनों सही होता है, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी भी होता है सही, और साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, दोनों की वैल्यू ये आएगी। लेकिन हमें क्या है, ओमेगा को प्लस रखना है, तो ये वाली लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ओमेगा C
ई नॉट, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई ई नॉट यहाँ रखिए, 1/ओमेगा c लिख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, अब क्या है यहाँ पे कि इसी चीज को हम अभी बाद में बताएंगे, इसी को कहते हैं धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं उसको, जिसके एक तरह से प्रतिरोध होता है जिसको एक्सी से प्रदर्शित, तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर ई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और इसी चीज को हम लोग आई नॉट लिखते हैं, आई नॉट। तो करंट का जो इक्वेशन हो गया वो ये आ गया, मतलब करंट अब आगे चली गई किससे, विभव से, जहाँ पे एक्सी बराबर जो होता था 1/ओमेगा c था और आई नॉट बराबर था। ठीक, ये अब यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट जो है 90 डिग्री यानी पाई बाई टू कला में विभवांतर से आगे है। तो जो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका जो इक्वेशन बना वो पहला E0 साइन ओमेगा टी और करंट का जो तत्कालिक मान का बना वो ये बना, मतलब करंट आगे है, या आप इसको यह कह सकते हैं कि ये करंट से इतना पीछे है। तो आप इस तरह का एक इक्वेशन और बना सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिखें साइन केवल ओमेगा टी लिखें तो इसको ये लिखना पड़ेगा, पीछे दिखाना पड़ेगा उसको, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये भी लिखा जा सकता है। केवल कहने का फर्क है, आप ये कहिए धारा इससे 90 पाई बाई टू आगे है, या ये कह लीजिए विभव जो इससे पाई बाई टू कला में पीछे चल रहा है। कला में क्या है, पीछे, मतलब है कि उससे 90 डिग्री जो पोजीशन होगी करंट की, उसके विभवांतर की, वो करंट से 90 डिग्री पीछे बताएगा, उसकी पोजीशन पीछे पीछे चलेगा। धारा 90 डिग्री से आगे रहेगी, अभी फिगर में दिखाया जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हमने इक्वेशन निकाल दी, अभी अभी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, एक्स क्या है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें इसको, ओके। अब यहां पे क्या है, अभी हमने दोनों क्वेश्चन लिखा है, अब इसकी बात करते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा बात कर लें तो एक्सी भी वहाँ आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहली कंडीशन थी कलांतर। तो कलांतर में यहाँ पर भी कलांतर कितना है, आगे पीछे है, तो कितना पाई बाई टू। तो कलांतर फाई बराबर क्या है, पाई बाई टू, या इसी को 90 डिग्री कहते हैं। कलांतर कितना है, 90 डिग्री। दूसरी बात निकालना है, क्या पूछा जाता है, हमने सारी चीज एक साथ कर दिया है, बाद में अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है, सब एक जगह मिल जाएगा, सब सीरियल से हो गया। अब है दूसरा शक्ति गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते थे, शक्ति गुणांक कास फाई, यानी कि ये भी कास पाई बाई टू है, तो यानी इसका भी 0 हो गया। तीसरी बात हम लोग कहते थे औसत शक्ति क्षय, जिसको हम लोग पी एवरेज कहते थे, वो ERMS IRMS कास फाई। तो कास फाई की वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये भी 0 हो गया।
अब चौथी बात वही आती है, एक्सएल क्या, एक्सी क्या है। तो वही है संधारित्र द्वारा, जैसे यहाँ पे धारिता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाए गए प्रतिरोध को भारतीय प्रतिघात रिएक्टेंस कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, XC से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो है वो ओम होता है, ये तो पता है। तो यहाँ से XC जो हमारा हो गया 1/ओमेगा C, या इसको हम कह सकते हैं 2πfC। ठीक, यानी यहाँ पे देखा जाए तो जो XC है वो 1/f के व्युत्क्रमानुपाती है, या C के व्युत्क्रमानुपाती। तो दिष्ट धारा के लिए क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा मतलब DC करंट के लिए F 0 होता है, तो इसीलिए उसके लिए XC जो है इनफाइनाइट होगा। इसीलिए देखे हैं कि DC करंट को ये पास नहीं होने देता है, क्योंकि DC करंट के लिए ये जो संधारित्र है इनफाइनाइट प्रतिरोध उपलब्ध करा देता है, तो उसके लिए वो अनंत प्रतिरोध की तरह बिहेव करता है। इसलिए करंट कुछ देर के बाद जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो करंट को बहने नहीं देता है। ठीक, तो कलांतर यहाँ पे 0, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि धारा विभव से कला में 90 डिग्री आगे होती है, या विभवांतर धारा से कला में 90 डिग्री पीछे होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि धारा जो है कला में विभव से 90 डिग्री आगे होती है, या विभव धारा से कला में 90 डिग्री यानी π/2 डिग्री पीछे होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें ग्राफ खींच लेते हैं। और एक चीज और है यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे I निकालना चाहें तो EC/XC लिख सकते हैं। I0 की बात करें तो E0/XC लिख सकते हैं। ठीक, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए ग्राफ देख लिया जाए। ठीक, इनमें ग्राफ इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली बात जो XC था 1/2πfC, तो यहाँ इसके बीच अगर ग्राफ खींचें, इधर अगर F हो और इधर XC हो तो इसके लिए ग्राफ ऐसा आएगा। और फेजर डायग्राम अगर इनके बीच खींचा जाए, जैसे ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो जो पीक वैल्यू होती है विभव की उसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं E0, और ये ω/t होता है। अब करंट इसमें आगे है, तो करंट इसमें आगे है, 90 डिग्री आगे है, तो इसको इधर दिखाएंगे, ये है, या इसी को I दिखा सकते हैं। तो यहाँ से
90 डिग्री। ठीक, या इसको सिंपल फॉर्म में दिखाएं दो, तो देखिए यहाँ पे अगर हम करंट लेते हैं, करंट आगे है ना, तो देखिए अगर इधर ई लेते हैं तो इधर करंट हो जाएगी, ये π/2 आगे है। या आप ऐसे दिखाएं, इधर करंट, तो ये π/2 पीछे है। यहाँ से देखिए करंट π/2 आगे है इसमें, और यहाँ से देखिए ये चाहे तो आप करंट से π/2 पीछे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम खींच सकते हैं। यहाँ पे E का मतलब वही EC है, चाहे तो आप EC दिखा सकते हैं, या जो उसके ऊपर डेवलप होता है संधारित्र के ऊपर। अब इसका जो है वेव डायग्राम देख लीजिए, आखिरी है। पावर तो 0 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। ठीक, अब इसमें देखिए वेव डायग्राम देखना है। दो हमने समीकरण बनाए थे टाइम के साथ, और इस डायरेक्शन में हम लेते हैं E, I और P। E का मतलब वही EC जो उसके ऊपर डेवलप होता है, तो वही तो जाके उसके ऊपर डेवलप होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, विभव अंतर का स्रोत होता है ना, वही तो जाके उस पर डेवलप होता है। तो अब पहले बात इक्वेशन लिखते हैं। पहला क्या है कि करंट आगे है, ω/t + π/2 आया था, और ये जो है पीछे है उससे। ठीक, ये पीछे है, मतलब जब टाइम 0 है तो ये 0 है, लेकिन ये आगे है। π/2 मतलब इसका मान मैक्सिमम आता है, π/2 से आगे 0 है। sin π 90 का मान 1 होता है, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जब 0 होती है तो ये, इसका मतलब ये 0 है, तो इसको ऐसे दिखा लीजिए। करंट आगे है तो इसको आप 0 से शुरू करके इसे दिखा लीजिए, लेकिन उसको दिखाना है आगे से, यानी कि जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम है ना, यहाँ पे है करंट, और जब ये मैक्सिमम है तो करंट क्या है, 0 है। अब जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, ऐसे। और एक चीज़ है कि थोड़ा सा ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि करंट की जो वैल्यू होती है वो इससे कम होती है, क्योंकि एक्सेल एक्सिस से हम उसमें भाग दिए। अब देखिए कि जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम है, फिर जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसे आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे 0 है। मतलब एक को मैक्सिमम दिखाना है तो एक को 0 दिखाना, साथ साथ नहीं। ठीक, उसी तरह इसका उल्टा अगर हम लेके चलें, जब टाइम t है, यानी दूसरा इक्वेशन कि अगर करंट को ही हम ये वाला मान लें कि अगर मूल बिंदु से शुरू होता है तो ये पीछे चलेगा। करंट अगर यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये पीछे चलेगा यहाँ से, यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर आके यहाँ 0, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ 0, ऐसे इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब होता है निगेटिव डायरेक्शन में पीछे चल रहा है।
तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखे ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आगे है, और यहाँ पे अगर करंट का लिखे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये तो पीछे चल रहा है, तो इसका लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये। और पावर यहाँ पर भी जीरो है, ई आई पी, पावर एवरेज यहाँ पर भी जीरो है, पी एवरेज यहाँ पर भी जीरो है। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर बस हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमें आशा है कि आप किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से अगर जानते होंगे तो वो समीकरण कैसे आया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्योंकि जब भी हम किसी इंडक्टर, प्रतिरोध या धारित संधारित्र के ऊपर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाते हैं, तो वो जाकर के उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। ठीक, तो वहाँ पे हमने किरचॉफ का नियम लगाया, तो यही तो उसके ऊपर जाके डेवलप होता है, दोनों होते हैं बराबर, फिर हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। वहाँ पे हमने उसको आई आर लिखा था, यहाँ पे माइनस एल डी आई अपन डी टी लिखा था, और यहाँ पे क्यू बाई सी लिखा था। ठीक, और हमने एक साथ सारी चीज़ बता दिया कि कलांतर क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा, औसत व्यय शक्ति कितनी होगी, दोनों के इक्वेशन कितना होगा, कौन कला में आगे है कौन पीछे है, उनका इक्वेशन क्या है, एक्सेल क्या है, एक्सी क्या है, फिर उन एफ और एक्सेल एक्सी में ग्राफ कैसे होता है, फिर फेजर डायग्राम, सैंपल डायग्राम, फिर वेव डायग्राम, ये सारी चीज़ें हमने बताई। तो मुझे आशा है कि आप लोगों की एक बात समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम कम्बिनेशन को लेके चलेंगे, मतलब आर के एल के साथ आर ले लेंगे, फिर सी के साथ आर ले लेंगे, फिर एल और सी को ले लेंगे, फिर एल सी आर तीनों के ले लेंगे। फिर एक आध दो न्यूमेरिकल लगाने वाले थे, इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया, तो न्यूमेरिकल जब चर्चा करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट वाली भी बात उसके साथ करेंगे कि सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और मेरे वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।